स्वागत है आप सभी लोगों का डायमंड एजुकेशन अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की फ़िज़िक्स कर रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेंसों की चिन्ह परिपाटी। जो ये लेंसों की चिन्ह परिपाटी है, इसको हमने एक बार और पढ़ा था, वह दर्पण में पढ़ा था कि दर्पण की चिन्ह परिपाटी, जो चिन्ह परिपाटी दर्पण में लागू होती है वही चिन्ह परिपाटी लेंस में भी लागू होती है। तो आइए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी देख लिया जाए कि क्या होता है। तो देखिए, इसमें बताया गया है पहला कि इसकी चिन्ह परिपाटी क्या होता है। यह चिन्ह परिपाटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इसको ध्यानपूर्वक समझ लिया जाए क्या होता है। पहला कहा गया है, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं की ओर से डाली जाती हैं। यानी लेंस पे जो प्रकाश किरणें किधर डाली जाती है, सदैव बाईं की तरफ। यानी यह लेंस से इधर का सिरा दाहिने तरफ होता है, इधर से बाएं, तो प्रकाश किरण किधर डाली जाती है, बाएं सिरे से डाली जाती है। क्लियर, यही कंडीशन दर्पण में भी था। अच्छा, अब दूसरा, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती हैं। जो भी दूरियां हो, चाहे वस्तु की दूरी आपको नापना पड़े, प्रतिबिंब की दूरी नापना पड़े, या फोकस यानी मुख्य फोकस की दूरी नापना पड़े, यानी कोई भी दूरियां आपको अगर नापना पड़े तो आपको कहाँ से नापेंगे, प्रकाशीय केंद्र से नापेंगे। कहाँ से नापेंगे, प्रकाशीय केंद्र से। जो लेंस का क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र होगा, और किसके समांतर नापेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर नापेंगे। यही कंडीशन दर्पण में था। दर्पण में हम लोग क्या कर रहे थे, दर्पण में यहाँ पर हमारा एक ध्रुव हुआ करता था। हम लोग समस्त दूरियां ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर नापते थे। और लेंस में क्या होता है, वक्रता केंद्र है, तो हम लोग कहाँ से नापेंगे, वक्रता केंद्र से, यहाँ से। और कैसे नापेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर नापेंगे। क्लियर। आइए अगले टॉपिक क्या है, कहा गया है आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। आपतित किरण की दिशा क्या होती है, जिधर से हम प्रकाश डालते हैं, यानी यह इस दिशा में। इस दिशा में अगर हम प्रकाश डालते हैं बाएं तरफ से, तो यह आपतित किरण की दिशा होगी। किसी दिशा होगी, आपतित किरण की। जो आपतित किरण की दिशा होगी, उस दिशा में अगर हम वक्रता केंद्र से जो भी दूरियां नापेंगे, अगर आपतित किरण की दिशा में होगी, किधर होगी, आपतित किरण की दिशा में होगी, तो वह दूरियां क्या नापी जाएगी, धनात्मक में ली जाएगी। जैसे यह आपका वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र से अगर इस दिशा में आप नापेंगे, किस प्रकाश की दिशा यही है ना, अगर इस दिशा में आप जितनी भी दूरियां नापेंगे वह क्या ली जाएगी, धनात्मक ली जाएगी। और वक्रता केंद्र के अगर विपरीत दिशा में अगर आप कोई नापेंगे, वक्रता केंद्र से यह प्रकाश देखिए, यह आपतित प्रकाश की दिशा इस तरफ है। अगर आप वक्रता केंद्र से इसके विपरीत दिशा में कोई दूरियां नापते हैं, तो वह दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्लियर है कि नहीं। देखिए कि अगर हम, ये देखिए आपतित किरण की दिशा है, क्लियर। अगर इस दिशा में हम कोई दूरी नाप रहे हैं, वो भी कहाँ से, वक्रता केंद्र से, तो वह दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। अगर हम वक्रता केंद्र से इस दिशा में कोई दूरी नाप रहे हैं, तो वह क्या होगी, ऋणात्मक होगी। देखिए कहा गया ना, आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं। यानी यह वक्रता केंद्र से, यह आपतित किरण की दिशा है, अगर इसके विपरीत हम वक्रता केंद्र से इस दिशा में कोई दूरी नाप रहे हैं, आपतित किरण के विपरीत, तो वह दूरी हमारी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और वक्रता केंद्र से अगर आपतित किरण की दिशा में नाप रहे हैं, तो वह दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को आप लोग किससे व्यक्त करते थे, प्रतिबिंब की लंबाई में किससे व्यक्त करते थे, आई से। और प्रतिबिंब की लंबाई को, वस्तु की लंबाई को ओ से, और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से व्यक्त किया जाता था। तो इसमें बताया गया है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर, चाहे वह प्रतिबिंब हो चाहे वह वस्तु की लंबाई हो, अगर वह मुख्य अक्ष के ऊपर हैं, तो वह दूरी जो भी हम लेंगे वो किस में लेंगे, उसकी जो लंबाई होगी धनात्मक में लेंगे। अगर उसका जो प्रतिबिंब हो या वस्तु अगर वह मुख्य अक्ष के नीचे है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक में नापेंगे। किस में नापेंगे, ऋणात्मक। जो उसकी जो भी लंबाई होगी किस में ली जाएगी, ऋणात्मक में ली जाएगी। तो हम समझते हैं कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि जो भी अगर वस्तु हो या प्रतिबिंब अगर वो मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो उसकी लंबाई धनात्मक ली जाएगी।
अगर वो मुख्य अक्ष के नीचे है तो उसकी लंबाई क्या ली जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हैं, तो आइए देखते हैं। पहला इसमें बताया गया है लेंस के प्रथम फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश किरणें। तो आपको पता ही होगा कि लेंस के प्रथम फोकस में से किस लेंस से गुजरती है प्रकाश किरणें, उत्तल लेंस से। किससे गुजरती हैं, उत्तल लेंस से। आपने पढ़ा है जब हम लोग मुख्य फोकस पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि जो लेंस होते हैं उसके दो मुख्य फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय। तो हमने प्रथम फोकस द्वितीय फोकस दोनों के बारे में पढ़ा था। तो यही बात कही जा रही है कि लेंस के प्रथम फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश किरणें यानी उत्तल लेंस या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें यानी उत्तल लेंस के में अवतल लेंस में क्या होता था कि जो फोकस प्रथम फोकस की ओर जाने वाली क्या होती थी किरणें, प्रकाश किरणें प्रतीत होती थी। हालांकि वो समांतर निकल जाती थी, लेकिन जब उसको हम लोग पीछे बढ़ाते थे, आगे बढ़ाते थे तो क्या हो जाता था कि वो किसी बिंदु पे जाके मिलती थी, जिसको हम लोग क्या कहते थे, प्रथम फोकस है। तो क्या होता था, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती थी, समांतर हो जाती थी। अपवर्तन के पश्चात क्या होती थी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। चलिए आइए देखते हैं, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास फिर से करते हैं कि लेंस का जो हम लोग उत्तल लेंस इस प्रकार से था और उत्तल लेंस का क्या था, मुख्य अक्ष था। अब मुख्य अक्ष पर स्थित यहीं पर कोई एक बिंदु था जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें ऐसे चलती थी। अब क्या होता था, इनका जब अपवर्तन होता था तो यह क्या हो जाती थी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती थी। तो यही कहा जा रहा है कि लेंस के प्रथम फोकस में से, इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते थे, प्रथम फोकस। लेंस का प्रथम फोकस जिसको किससे व्यक्त किया गया था, F1 से। कहा गया है लेंस के प्रथम फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश किरणें यानी ये प्रथम फोकस होकर क्या जो प्रकाश किरणें निकल रही है इसी से होकर गुजर रही हैं। लेंस के अपवर्तन के पश्चात वह क्या हो जा रही है, यह जो आपकी मुख्य अक्ष है इसी की क्या हो जा रही है, देखिए अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई। जैसे अवतल लेंस हमने एक लिया था, यह आपका अवतल लेंस हो गया, यह मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया, यह प्रकाशीय केंद्र हो गया। अब इसमें क्या था, इसमें प्रकाश किरणें कहीं से आ रही थी, इस प्रकार से। अब क्या हुआ, ये प्रकाश किरणें जब इनका अपवर्तन हुआ तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। ये प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होने के बाद यह इसका जब अपवर्तन हुआ तो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अगर इनका अपवर्तन ना हुआ होता तो यह प्रकाश किरणें जाके इसी तरह मुख्य अक्ष पर किसी एक बिंदु पर जाकर इस तरह मिलती और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, F1 का नाम दिया जाता। तो वही कहा गया है कि जो प्रथम फोकस होता है उसमें से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें या उसकी दिशा में उसकी तरफ आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें जो यहाँ पे प्रथम फोकस पे प्रकाश किरणें इस प्रकार हम जो बनाए हैं, यह प्रकाश किरणें ऐसे आती थी, लेकिन यह जो इनका अपवर्तन हो गया क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी। इस प्रकार आती हैं तिरछे और क्या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जब इनका क्या होता है, अपवर्तन होता है, क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेकिन जब इन किरणों को इस तरह हमारे इनका अपवर्तन ना हुआ होता तो अगर हम इनको इस तरह ये प्रकाश किरणें ऐसे ही जाती तो वह जाकर मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर काट देती और जहाँ पर वह एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, यह अवतल लेंस का प्रथम फोकस है। अवतल लेंस का क्या है, प्रथम फोकस है। तो उसी बात को कहा गया है कि प्रथम फोकस से निकलने वाली या प्रथम फोकस पे जाके प्रतीत होती हैं जो किरणें वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। और दूसरा जो हमारा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती हैं। तो अब यह देखिए, यह जो प्रकाशिक केंद्र है यहाँ से जो भी प्रकाश किरणें डालेंगे, मान लीजिए इसी तरह डाल रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ही प्रकाश किरणें जा रही हैं
और वो प्रकाशिक केंद्र से ही होकर जाएगी तो क्या होगी, सीधे निकल जाएगी, उसमें कोई विचलन नहीं होगा। अगर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से भी आ रही हैं और यह वक्रता केंद्र से होकर जा रही हैं, सॉरी प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही हैं, तो क्या होगी, सीधे निकल जाएंगी। कहाँ निकल जाएंगी, सीधे निकल जाएंगी। यह मान लीजिए उसका क्या प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ से यानी प्रकाश किरण जो भी इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वह बिना विचलन के वह क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। यह तो था इसका दूसरा नियम। आइए हम तीसरा नियम को समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस में से या तो होकर जाती हैं अथवा द्वितीय फोकस से आती भी क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो देखिए इसमें इसको भी चित्र के माध्यम से समझा जाए। से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस में से होकर जाती हैं। तो इसमें देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक उत्तल लेंस लिया और दूसरा हमारा क्या है, अवतल लेंस। क्लियर। अब इसमें क्या होता था, यह आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, यह इस प्रकार से कर देते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र, और इसमें भी यह क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें जब हम भेज रहे हैं तो इनका जब अपवर्तन होता है किस लेंस में, उत्तल लेंस में, तो इनका जब अपवर्तन होने के पश्चात किसी एक बिंदु पर जाकर इस प्रकार से क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। क्लियर। अच्छा, इसमें जब हम प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं इस प्रकार से, तो इनका क्या हो जाता है, यह जाकर अपने मार्ग से विचलित होकर क्या है, फैल जाती हैं। क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। अगर इन प्रकाश किरणों को अगर हम पीछे से इतना बढ़ाएं ऐसे ऐसे करके यहाँ से, और जिस बिंदु पर आती हुई मिलती हैं उसको हम लोग क्या कहते थे, F2 कहेंगे, और इसको भी क्या कहेंगे, F2 ही कहा गया। तो देखिए इसमें क्या है, प्रकाश किरणें जब इस मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें चल रही हैं अपवर्तन के पश्चात यह द्वितीय फोकस से होकर जा रही हैं। कहाँ से होकर जा रही हैं, द्वितीय फोकस से होकर जाएंगी। और इसमें जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी प्रकाश किरणें तो इनका अपवर्तन वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, फैल जाती हैं। तो अगर इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो यह F2, तो ऐसे लगता है, प्रतीत होता है कि यह प्रकाश किरणें जो जा रही हैं यह कहाँ से निकल रही हैं, F2 से निकल रही हैं। लेकिन यह जब हम प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाएं तो क्या प्रतीत होता है, यह प्रकाश किरणें F2 से निकल रही हैं। देखिए कहा गया है ना, यह द्वितीय फोकस से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। यह जो प्रकाश किरणें हैं कहाँ से प्रतीत होती हैं, यह द्वितीय फोकस से होकर जा रही हैं। तो इसमें कहने का तात्पर्य यही था कि जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, किसी में अगर अपवर्तन उनका होता है तो वह मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको हम लोग मुख्य द्वितीय फोकस कहते हैं, और यह द्वितीय फोकस पे जाके मिलती हैं। यह इसमें यहाँ से निकलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। द्वितीय फोकस से जाती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। ठीक है। तो यह था आपका लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। अब हम देखेंगे लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना कि वह किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो अब हम देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब का बनना। तो जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था, अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब थे, जब विभिन्न स्थितियों में वस्तुओं को रखा गया तो विभिन्न प्रकार के हमको प्रतिबिंब प्राप्त हुए। उसी तरह से जब हम लेंस में आते हैं तो लेंस में यह उत्तल लेंस को लेते हैं। किसको लिया जाता है, उत्तल लेंस में जब हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को विभिन्न स्थितियों में रखते हैं, वस्तुओं को जब हम विभिन्न स्थितियों में रखते हैं तो उनका क्या क्या प्रतिबिंब निकल कर आता है, तो आइए देखते हैं। तो पहला इसमें हमने टॉपिक लिया कि जब वस्तु अनंत पर हो, यानी अब हम गणना करेंगे या देखेंगे कि हम जब वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं, तो कहा जाएगा AB एक वस्तु है जो मुख्य अक्ष पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मुख्य अक्ष पर, लेकिन बहुत ही कहाँ, अनंत पर स्थित है। और ये आपका मुख्य इसी तरह सीधे बहुत ही अनंत तक एकदम चलता चला जाएगा। ठीक है। तो यह AB जो एक वस्तु है वह कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ से एक प्रकाश किरण चलती है और वह प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाती है,
कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है। आपने पढ़ा ही है कि जो लेंसों के द्वारा बनने वाला है, जो लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में आपने पढ़ा है अभी कि जो भी प्रकाश किरण अगर वो प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है तो वह सीधा निकल जाती है, वह मार्ग में कहीं विचलित नहीं होती है। तो उसी तरह देखिए, जब यहाँ से एक प्रकाश किरण चलती है जो कि प्रकाशिक केंद्र से होते हुए कहाँ निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरणें, अब आपने पढ़ा है कि जो प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, प्रथम फोकस से होकर जाती है और अपवर्तन के पश्चात वह क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो पहली यह प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है और दूसरा जो प्रथम फोकस से होकर जा रही है अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है, जो एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, बी डैश पर काट रही हैं। कहाँ पर काट रही हैं, बी डैश पर काट रही हैं। और इसी बी डैश से हम इस मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं तो हमारा जो लंब होता है क्या होता है, ए डैश बी डैश होता है, जो कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है, द्वितीय फोकस पर। तो हम कहेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वह द्वितीय फोकस कहाँ होगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा और वो भी कहाँ, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, यानी वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से काफ़ी छोटा बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा, काफ़ी छोटा बनेगा। अच्छा, दूसरी स्थिति आएगी, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको लिखा जाएगा कि कैसे क्या करना है। दूसरी स्थिति में अब वस्तु को पास लाते हैं। जब वस्तु यहाँ पर आ जाती है, कहाँ पर, जब ये देखिए 2F1 और F1 आप देख रहे हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूजन ना होइएगा। जितने दूरी वह प्रकाशिक केंद्र से F1 की है उतने दूरी F1 से F2 की है, यानी यह दूरी F1 है और इतने दूरी हम एक और F1 ले लिए तो F1 मिलकर कितना हो गया, 2F1 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, यह 2F1, यह दोनों दूरियां आपस में क्या होती हैं, बराबर। जितने F2 होता है उतने 2F2 भी होता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2F1 है, यहाँ पर F1 है, उतने दूरी यहाँ पर भी होगी। जितना CF2 यहाँ रहेगा, जितना CF2 दूरी उतनी इसकी यहाँ भी दूरी होगी। ठीक है, यानी यह दूरियाँ दोनों क्या होती हैं, सेम ही होती हैं। तो जैसे यह F1 तो यह भी F1, तो F1 मिलकर क्या हो गया, 2F1 हो गया। ठीक है, तो इससे आप लोग घबराइएगा जिन। तो आइए देखते हैं कि जब बताया गया है कि जब वस्तु अनंत कहाँ पर हो, अनंत पर एवं 2F1 के बीच, तो देखिए यहाँ यह पूरी एरिया जो इधर है वह अनंत में कहा जाएगा और यह 2F1, तो यह अनंत और यह 2F1 के बीच में वस्तु हमारी स्थित है कि नहीं है। अब यह जो वस्तु हमारी ए बी स्थित है, जब यहाँ से एक प्रकाश किरण जा रही है, कहाँ, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। कहाँ जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो आपको पता ही होगा कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती हैं, द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। देखिए पहले आपने पढ़ा, पहले नियम में आपने क्या पढ़ा था कि जब प्रकाशिक केंद्र की जब वक्रता प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वह सीधे निकल जाएगी। दूसरी स्थिति में आपने जाना कि जब प्रथम फोकस से होकर जाएगी तो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और दूसरा आपने देख रहे हैं कि जब यह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। यानी एक प्रकाश किरण जो चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर, वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जा रही है। और दूसरी प्रकाशिक किरण जो आपकी है वह क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर सीधे निकल जा रही हैं, जो एक दूसरे को बी डैश पे काटती हैं। कहाँ पे काट रही हैं, बी डैश। और यह बी डैश पे जब हम लोग इसको मिला रहे थे, लंब जब हम लोग अच्छे से इसको लंब डाला गया तो हमको प्राप्त हुआ क्या, ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ। और ए डैश बी डैश कहाँ पे हमको मिला, यह 2F2 और 2F2 के बीच में प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ, F2 और 2F2 के बीच में। लेकिन देखने से क्या लग रहा है, यह मुख्य अक्ष के नीचे है, तो यह मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो हम क्या कहेंगे, वास्तविक होगा। और लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है। अच्छा,
यह तो क्लियर हो गया आपका। अब तीसरा टॉपिक आपका है जब वस्तु 2f1 पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? 2f1 पर हो। देखिए वस्तु आपकी कहाँ स्थित है? 2f1 पर। तो आप सेम कंडीशन जो इसमें प्रकाश किरण गई तो इस तरह इसमें भेजिए। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अपवर्तन के पश्चात वह f2 से होकर आगे हुए निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और वो सीधे अपने मार्ग में बिना विचलित हुए आगे बढ़ती चली जाती है। और वे दोनों प्रकाशिक किरण एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? 2f2 पर काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं? 2f2 पर काटते हैं। जब ये प्रकाशिक किरण 2f2 पे काटते हैं, सॉरी 2f2 नहीं b डैश पे काटते हैं। जब b डैश को इसमें मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है? 2f2 बिंदु पे जाके मिल जाते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका कि जब वस्तु 2f1 पर हो। और हाँ, इसमें जब वस्तु 2f1 पर हो तो जो वस्तु का आकार होगा वही प्रतिबिंब का भी आकार होगा, यानी वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आइए लिखते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे कि AB लिखेंगे वस्तु AB का प्रतिबिंब, AB का प्रतिबिंब। जो वस्तु AB है इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? लेंस के दूसरी तरफ। लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ कहाँ बन रहा है? A डैश B डैश, लेकिन कहाँ पर? द्वितीय फोकस। दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस पर बन रहा है। क्या हो रहा? द्वितीय फोकस पर बन रहा है। लेकिन यह जो प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा? छोटा होगा। लिखेंगे प्रतिबिंब छोटा वास्तविक। क्या होगा? प्रतिबिंब छोटा वास्तविक एवं उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। तो यह था आपका कि जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? AB का जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या बनेगा? A डैश B डैश बनेगा। वस्तु AB का प्रतिबिंब यहाँ पे आप लिख सकते हैं A डैश B डैश लेंस के दूसरी तरफ द्वितीय फोकस पर बन रहा है एवं प्रतिबिंब छोटा होगा, वास्तविक होगा एवं क्या होगा? उल्टा होगा। क्लियर? सेम कंडीशन। आइए अब हम लिखते हैं दूसरे वाले कंडीशन में। देखिए क्या होता है, किसमें भी लिखेंगे वस्तु AB का प्रतिबिंब, AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश। वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश कहाँ बना? लेंस के दूसरी तरफ डैश, लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ। अच्छा, कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा। दूसरी तरफ वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। और क्या बन रहा है? लेकिन वस्तु से छोटा तो बन रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे लिखिए दूसरी तरफ। यहाँ कहाँ बन रहा है? लिखिए दूसरी तरफ F2 व 2F1 के बीच में बन रहा है। दूसरी तरफ F2 व 2F2 के बीच में देखिए F2 और 2F2 के बीच में उल्टा एवं उल्टा वास्तविक लिख दीजिए, सब मिलाएंगे यहीं पर। उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से छोटा बनेगा, एवं वस्तु से छोटा बनेगा। कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप इस चित्र को समझ गए हैं तो चित्र को देखकर अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं आप कि AB का जो प्रतिबिंब A डैश B डैश लेंस के दूसरी तरफ F2 और 2F2 के बीच में कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है एवं वस्तु से क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। अच्छा, तीसरा कंडीशन में आपने अभी देखा कि जब यह वस्तु 2F1 पर है तो इसका जो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? लिखेंगे AB का
वस्तु ए बी लिखिएगा, ठीक है। वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, वस्तु का ए बी का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ कहाँ बन रहा है? 2f1 पर बन रहा है। लेंस के दूसरी तरफ 2f2 पर बन रहा है, 2f2 पर बन रहा है। अच्छा, अब प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह वस्तु के आकार का ही होगा। लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। अब वस्तु के आकार का बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है? का उल्टा बन रहा है, उल्टा वास्तविक, वास्तविक एवं वस्तु के बराबर बन रहा है, एवं वस्तु के बराबर बन रहा है। तो इस प्रकार से आपकी 3 स्थितियाँ हो गई। इसमें आपने क्या लिखा? वस्तु ए बी का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ f2 पर बन रहा है। देखिए कहाँ बन रहा है? f2 पर बन रहा है कि नहीं? 2f2 पर बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार का, अब जैसा वस्तु रहेगा उसी के आकार का बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। जितने वस्तु की लंबाई होगी उतने क्या होगी? प्रतिबिंब की लंबाई होगी। और बाकी चलिए आगे की हम 3 स्थितियों को और भी देख लेते हैं। अब हम देखेंगे जो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी चौथी स्थिति क्या हो सकती है। चौथी स्थिति में लिया गया है जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच में स्थित हो। अब देखिए यह जो आपका वस्तु AB है वह कहाँ स्थित है? 2f1 और f1 के बीच में स्थित है। तो इसकी भी कंडीशन वही होगी कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा और लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा? यह द्वितीय फोकस से जाएगा। कहाँ से जाएगा? द्वितीय फोकस से जाएगा। और एक प्रकाश किरण यहाँ से चलती है जो कि प्रकाशिक केंद्र से क्या होती है? सीधे निकलती चली जाती है। और वे एक दोनों दूसरे को बी डैश पे क्या करते हैं? काट देते हैं। जब बी डैश को कहाँ से मिलाया जाता है? मुख्य अक्ष से मिलाया जाता है तो वह ए डैश पर मिलता है। तो हम कह सकते हैं ए बी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा ए डैश वह बी डैश होगा। लेकिन देखने से क्या लग रहा है कि ये जो ए बी का जो वस्तु है आपका ए बी, इसका जो प्रतिबिंब है वह देखिए कुछ वस्तु से बड़ा बना है। क्या बना है? वस्तु से बड़ा बना है। और लेकिन कैसा बना है? वस्तु से उल्टा बना है। सॉरी, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से क्या बना है? बड़ा बना है, लेकिन कैसा बना है? उल्टा बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरी अगली कंडीशन जो है कि जब वस्तु f1 पर हो, यह तो आप समझ ही गए हैं। आइए अगला देखते हैं। जब वस्तु f1 पर हो, यह जो वस्तु आपका यह f1 है, अब वस्तु यहाँ पर स्थित है। तो यह आपका AB एक कोई वस्तु है, इससे भी चलने वाली प्रकाश किरणें। तो पहली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं जो कि अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर निकल जा रही है। और एक प्रकाश किरण जो वो क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और वो भी क्या हो जा रही है? प्रकाशिक केंद्र से होते हुए सीधे निकल जा रही है। और हम देखते हैं कि ये दोनों जो प्रकाश किरणें हैं यहाँ पर नहीं कहीं जाकर दूर अनंत पर काटेंगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? बहुत ही अनंत पे बनेगा। जब अनंत पे बनेगा तो वस्तु से क्या बनेगा? बहुत ही बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। अब इसकी लास्ट कंडीशन क्या है कि उत्तल लेंस द्वारा जो बना है प्रतिबिंब, जब हम कहते हैं कि वस्तु को f1 व c यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा गया हो। जब वस्तु को f1 व प्रकाशिक केंद्र कह सकते हैं या तो लेंस कह लीजिए। कहेंगे जब वस्तु को f1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा गया हो, तो आपका वस्तु देखिए AB है, इसको कहाँ पर रखा गया? ये f1 है और ये प्रकाशिक केंद्र है। इसके बीच में जब रखा गया तो वही कंडीशन यहाँ पर भी हुई कि जब हम इसको एक प्रकाश किरण भेज रहे हैं तो यह जाती है प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन पश्चात कहाँ से जाती हैं? f2 से होकर जाती हैं। अच्छा, दूसरी प्रकाश किरणें जो हम भेज रहे हैं क्या?
जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है इस प्रकार से। अब इन दोनों किरणें ऐसे ही आगे निकलती हुई क्या होती हैं, चलती चली जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे से फैलती हुई जाती हैं, एक दूसरे से दूर हट जाती हैं, ठीक है। और यह प्रकाश किरण के जो अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं इसको, जो यह मुख्य अक्ष के समांतर के इस प्रकार किरण के यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये दोनों आके एक दूसरे को यहाँ पर काट देते हैं, कहाँ पर, बी डैश पर। और बी डैश को जब हम लोग मुख्य अक्ष से मिलाते हैं तो कहाँ पे आके मिलता है, ए डैश पर आके मिलता है। जो ए बी का जो प्रतिबिंब होता है ए डैश बी डैश, जो वस्तु के ओर ही बनता है, किधर बनता है, वस्तु की तरफ ही बनता है, लेकिन वस्तु से कैसा बनता है, बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी दोनों प्रकाश किरणें ऐसे निकल जाए, इसमें भी, तो देखिएगा इसमें जो प्रकाश किरणें होती हैं समांतर थोड़ा सा क्रॉस होती हैं, ये कहीं अनंत पर जाकर ये जो ऐसे ऐसे जाती जाती क्या होगी, कहीं ना कहीं अनंत पर एक दूसरे से क्या होंगी, मिल जाएंगी। लेकिन ये प्रकाश किरणें एक दूसरे से दूर दूर हटती हुई चली जाती हैं, जिसकी वजह से इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, जिसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासीय बनता है। कैसा बनता है, आभासीय बनता है। और इन सब का प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। इसमें भी प्रतिबिंब, इसमें प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनेगा। लेकिन इसमें जब आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। इसमें ए बी का जो क्या कहते हैं, ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा, लिखेंगे वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, ए बी का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अभी तो आपने पीछे 3 स्थितियों में देखा है, अगर लिखने लेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम आपको एक बार और समझा देते हैं, आप लोग अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। लिखेंगे वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, और कहाँ पे बनेगा, ये देखिए 2f2 और इधर जो हम लेते हैं अनंत ले लेते हैं, क्या लेते हैं, अनंत होता है। हम कहेंगे 2f1 और अनंत के बीच में बनेगा, यानी वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब होगा लेंस के दूसरी तरफ 2f2 और क्या बनेगा, अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। जब इसमें बात आती है तो इसमें आप क्या लिखेंगे, जब वस्तु कहाँ पर हो, f1 पर हो, तो कहेंगे जो ए बी का जो प्रतिबिंब होगा लेंस के दूसरी तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा। क्यों उल्टा बनेगा, क्योंकि यह जो मुख्य अक्ष के नीचे है, मुख्य अक्ष के नीचे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं कैसे बनेंगे, उल्टा बनेंगे। और मुख्य अक्ष के ऊपर जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। तो यह क्लियर हो गया आपका कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वह अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। और अगला है कि जब वस्तु f1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, तो इसमें जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच में रखा गया है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो लेंस के बाईं तरफ कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं वस्तु के ओर ही बनेगा। किधर बनेगा, वस्तु की ओर, वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासीय बनेगा। कैसा बनेगा, आभासीय बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो इस प्रकार से आपने यह पढ़ा उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब का बनाना। ये 6 स्थिति थी, 6 स्थितियाँ आपने अच्छे से पढ़ा और इसको आप लोग जरूर रिवाइज करिएगा। प्रतिबिंब जो है सब अपने से खींच के बनाइएगा, इसका चित्र साफ साफ बनाकर कापी बना लीजिएगा और इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। अब हम आगे देखेंगे कि अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी क्या स्थिति होगी। अब हम देखेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में ये देखते हैं कि यह एक अवतल लेंस लिया गया, ठीक है। अवतल लेंस पर एक वस्तु क्या रखी गई, जो मुख्य अक्ष पर ए बी एक वस्तु रखी गई है। तो जैसे आपने उत्तल लेंस में पढ़ा था कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है
और अपवर्तन के पश्चात, तो देखिए अब यह लेंस दूसरा है, तो इसमें अपवर्तन के पश्चात जब जो भी प्रकाश किरणें जाती हैं मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस में, वो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी वो फैल जाती हैं। तो अब ऊपर की तरफ क्या हो जा रही है, फैल जा रही है। और दूसरी किरणें जो हमारी है वह ऐसे जा रही है जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है और क्या हो जाए, सीधा निकल जा रही है, सीधा क्या हो जा रही है, निकल जा रही है। अच्छा, जब इस प्रकाश किरण को यहाँ से हम लोग पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो आके F1 पर मिलती है, यहाँ पे आके मिलती है, F1 पर आती है। तो देखने से यह लगता है कि यह जो प्रकाश किरणें हैं वह कहाँ से होकर जा रही है, F1 से आती हुई प्रतीत हो रही है। अच्छा, जब इसको हम पीछे बढ़ाते थे, प्रकाशिक केंद्र से जो किरण गई है, जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, ये एक दूसरे को बी डैश पे क्या कर दे रही हैं, काट दे रही हैं। कब, जब इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं तब। जब ये बी डैश पे काट रही हैं तो इसको जब हम मुख्य अक्ष से मिलाते हैं, इस पर अविलंब डालते हैं, तो ए बी का जो प्रतिबिंब बनता है संपूर्ण, वह क्या बनता है, ए डैश और बी डैश बनता है। तो हम क्या लिखेंगे कि वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब होगा लेंस की ओर बनेगा। किधर बनेगा, लेंस की ओर नहीं बल्कि वस्तु की ओर होगा। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब वस्तु की ओर, वस्तु की ओर लेंस तथा प्रथम फोकस, ये आपका लेंस हो गया और ये आपका क्या हो गया, प्रथम फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था, तो दर्पण में इसकी 6 स्थितियाँ थीं, किसकी, अवतल दर्पण की। और अगर हम लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में सिर्फ एक की स्थिति है जो कि आप देख रहे हैं। और अवतल लेंस की खास बात यह होती है कि इसमें वस्तु को आप मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी रख दें। अवतल लेंस में वस्तु को मुख्य अक्ष पर कहीं पर भी रख दें तो उसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा, लेंस और प्रथम फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक नहीं, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। जो कंडीशन इसमें जैसे जो प्रतिबिंब दिख रहा है वैसे सभी स्थितियों में दिखेगा। यह अवतल लेंस की खासियत बात है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने अवतल तथा उत्तल लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं लेंसों से संबंधित कुछ और प्रमुख परिभाषाएं। चलिए अब हम अगला देखेंगे लेंस सूत्र क्या होता है। जैसे आपने दर्पण का सूत्र देखा था उसी प्रकार से हमारा लेंस का भी सूत्र होता है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यह आपका क्या होता है, लेंस का फार्मूला होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो इसमें आप जानते हैं कि स्मॉल f क्या होता है, स्मॉल v क्या होता है, स्मॉल u क्या होता है। अगर यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो आपका यह दर्पण सूत्र हो जाएगा और यहाँ पे अगर माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा, लेंस का फार्मूला हो जाएगा। तो यह आपका स्मॉल f क्या होता है, यह आपका होता है प्रकाशिक केंद्र से जो होता है मुख्य फोकस की दूरी होती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, प्रकाशिक केंद्र से लेके मुख्य फोकस के बीच की दूरी होती है। और v जो क्या होता है, यह जो होता है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी होती है। क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। और u के बारे में आप जानते हैं कि u क्या होता है, u जो होता है वह प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी होती है। यह सब चीज़ें तो आप जानते ही हैं, बस इसमें डिफरेंट आपको क्या था लेंस के सूत्र में कि यहाँ पर माइनस आ गया था। बाकी u, v और f को आप भली भांति जानते हैं। इसका उपयोग हम लोग अगली वीडियो में जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको लेंस के सूत्र भी मिलेंगे, उसमें दर्पण के भी सूत्र मिलेंगे, आवर्धन भी आपको देखने को मिलेगा और भी बहुत सी चीज़ें आपको क्या कहते हैं न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। अब हम देखेंगे लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन। जैसे आपने दर्पण में जो पढ़ा था सेम वही इसमें भी है। देखिए क्या है, उसी तरह से इसकी जो भी डिफिनेशन है कि लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, लेंस द्वारा
बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? रेखीय आवर्धन कहा जाता है। इसे स्मॉल एम से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और यह रेखीय आवर्धन चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों के लिए सेम ही होता है। तो कहेंगे रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I बटे वस्तु की लंबाई O बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v तथा लेंस से वस्तु की दूरी स्मॉल u। यानी हम कह सकते हैं m बराबर I बटा O बराबर v बटा u, जो कि यह चीज़ें आप सब लोग दर्पण में पढ़ चुके हैं। तो यही कह सकते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है और वस्तु की जो लंबाई होता है उसी के अनुपात को क्या कहा जाता है? रेखीय आवर्धन कह सकते हैं। या तो इसको आप यह भी कह सकते हैं कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम क्या कह सकते हैं? रेखीय आवर्धन कह सकते हैं। अब बात आती है लेंस की क्षमता की। तो लेंस का मुख्य कार्य है प्रकाश किरणों को मोड़ना। लेंस का जो कार्य क्या होता है? प्रकाश किरणों को मोड़ना। कोई भी लेंस हो, प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतना ही क्या होती है? अधिक कहलाती है। आपने लेंस, जो भी लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वह प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ सकता है, मोड़ने का मतलब या तो उसको फैला सकता है या तो उसको बटोर सकता है। तो जितने भी वह अधिक, चाहे फैलाने का काम करे या बटोरने का काम करे, तो वही उसकी क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। क्या कहेंगे? किसी लेंस की जो क्षमता P होती है, लेंस की क्षमता को हम किसे कहते हैं? P यानी पावर। लेंस की क्षमता तथा उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब जानते हैं? एक के बटा में कर देना है तो उसका अपोजिट के बराबर होती है। यानी जो P होगा इसके अपोजिट होगा, नहीं 1/f के बराबर हो सकता है। या तो आप यह भी कह सकते हैं कि यह बराबर क्या हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। या आप कहो तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/f होगा। ये एक दोनों दूसरे के क्या हैं? प्रतिलोम हैं, उल्टे हैं, विपरीत हैं। और हाँ, एक चीज़ और भी देखिएगा, यहाँ पे जो भी हम फोकस दूरी लेंगे वह किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। तो आप यहाँ पे लेंस, दो लेंस पढ़ते हैं, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। उत्तल और अवतल पढ़ते हैं। तो आपको पता ही है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है? धनात्मक होती है। तो अवतल लेंस की जो क्षमता आएगी वह ऋणात्मक आएगी। अवतल लेंस की क्षमता क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। और उत्तल लेंस की जो क्षमता आएगी वह क्या आएगी? धनात्मक आएगी। तो ये इस प्रकार से आपका जो पहले चैप्टर प्रकाश परावर्तन था, अपवर्तन था आपका, उसकी थ्योरी समाप्त हो चुकी है। अब हम अगली वीडियो में आपको न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको नोट करके और पूरी थ्योरी को रिवीजन करके कंप्लीट कर लीजिए और हम आगे मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ।